च 53 वेद का पैशन। आगे बाहर बारिश की तेज बूंदों के साथ चल रही ठंडी हवाएं मौसम को और भी ज्यादा रूमानी बना रही थी। और यहाँ रूम के अंदर वेद जो अनिका को उस ग्लास डोर से सटाए खड़ा अपना प्यार लुटाए जा रहा था। वो अनिका को पूरे पैशन के साथ किस किए जा रहा था, जिसमें अनिका का भी उसका पूरा साथ निभा रही थी और दोनों ही ऐसे ही एक दूसरे को किस करते हुए एक दूसरे की बाहों में बिल्कुल डूबकर खोए गए थे। जहां वेद का एक हाथ अनिका की कमर को थामे हुए उसे सहला रहा था, तो वहीं अनिका के हाथों ने वेद की नेक को पूरी तरह से अपनी हथेली में भर रखा था। अनिका अपना प्यार वेद पर बरसा रही थी, तो वहीं वेद उसे तो अनिका का जैसे नशे ही चढ़ जाता हो, जिसके चलते वो अनिका के करीब जाते ही सब कुछ भूलने लगता था। यहाँ जब अनिका का गुलाबी चेहरा पूरी तरह से लाल होने लगा तो उसकी घुटन को महसूस करते हुए वेद ने अनिका के नर्म होठों को धीरे से आज़ाद किया। तब कहीं जाकर वो अपनी नजरें झुकाए गहरी सांसें भरने लगी और अपनी चढ़ती सांसों को संभालने लगी। जिसे देख वेद ने उसके माथे को चूमा और उसका हाथ थामते हुए उसे बेड के पास ले जाने लगा। दोनों बेड पर बैठते हुए एक दूसरे को निहारने लगे। जहां अनिका आंखों में एक शर्म और हिचकिचाहट के साथ साथ प्यार भी था, वहीं वेद की नजरों में बस अनिका के लिए प्यार भरे जुनून का समंदर तैर रहा था, जिसके चलते उसने फिर एक बार अनिका चेहरे को अपने हाथ में भरते हुए उसके होठों को चूमा और फिर उसके गालों को अपने हाथ से सहलाते हुए कहने लगा, तुम्हें पता है जब मैंने तुम्हें पहली बार उस कॉरिडोर में किस था तब उस रात मैं पूरी रात नहीं सो पाया था। ये सुनते हुए अनिका उसे अपनी टिमटिमाती आंखों से देखने लगी, क्योंकि आज तक वेद ने उसे कभी नहीं बताया था कि वो पहले उसके लिए क्या महसूस करता था। इधर वेद ने उसके गाल को चूमते हुए आगे कहा, तुमने मुझे उस दिन से ही अपने लिए पागल बना दिया था, और बस अब मैं इसी पागलपन में, तुम्हारी खुशबू में, तुम्हारी बातों में और तुम में अपनी पूरी जिंदगी बिता देना चाहता हूँ। बिकॉज आई लव यू सो मच। अपने लिए वेद की इतनी प्यार भरी बातें सुनकर अनिका की आंखें नम सी होने लगी, तो उसने अपने हाथ से उसके गाल को सहलाते हुए कहा, मैं भी तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिता देना चाहती हूँ वेद, क्योंकि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। उसके बाद सुनते ही वेद उसके और करीब आया और उसे अपनी बाहों में कैद कर लिया, फिर उसकी खुशबू को महसूस करने लगा और ऐसे ही उसकी खुशबू में डूबते हुए एक बार फिर से उसके होठों, नर्म गुलाबी होठों को अपने तीखे होठों की गिरफ्त में कैद कर किस करने लगा, जिससे अनिका ने अपने आप को पूरे तरह से वेद के बाहों में ढीला कर दिया। इससे वेद धीरे धीरे उसे ऐसे ही बाहों में भरते हुए पीछे बेड पर लेकर लेट गया। यहाँ वो उसके ऊपर झुकते हुए उसके होठों से होते हुए फिर उसकी चिन को चूमते हुए उसने उसकी नेक तक का सफर तय कर लिया। जहाँ वेद की सांसों की तेजी और गर्मी दोनों ही अनिका को अपनी गर्दन के हर हिस्से पर महसूस हो रही थी, जिसके साथ ही वो वेद को अपनी बंद आंखों से पूरी तरह से अपने ऊपर महसूस कर पा रही थी। इधर वेद के हाथ कभी उसके हाथ को सहलाते तो काफी उसकी कमर को नापने लगते। ऐसे ही धीरे धीरे दोनों के शरीर की तपन भी बढ़ने लगी, जिस वजह से वेद ने अपने कोट को भी एक झटके में उतार दिया और अपनी शर्ट के कुछ बटनों को अपनी सीने के ऊपर से खोल लूज कर लिया, जिससे उसकी वाइट चेस्ट उस हल्की रोशनी में चमकने लगी, जिसे अनिका साफ साफ देख पा रही थी, जो कि काफी अट्रैक्टिव लग रही थी। एक बार फिर वेद ने अनिका के ऊपर खुद को झुकाया और उसके होठों को चूमने लगा, जिससे अनिका ने भी उसका साथ देते हुए उसके चेहरे को अपने हाथों में भर लिया। अनिका के दिल की धड़कन जो वेद को और वेद की दिल धड़कन जो अनिका को सुनाई दे रही थी, उसकी रफ्तार समय के साथ और तेज होने लगी, जो बाहर से आती बारिश की बूंदों के आवाज के साथ घुलकर उस कमरे में गूंजते हुए बिखरने लगी थी। फिर वेद जो अब पूरा तरह से अपना कंट्रोल खोते ही जा रहा था, जिस वजह से उसने अनिका की सांसों का सारा काबू अपने होठों में कैद कर रखा था। उसकी बढ़ती बेचैनी को देख उसने अनिका सांसों की डोर को थोड़ा ढीला छोड़ा, जिससे उसकी चढ़ती सांसों को वो बड़े आराम से अपनी चेहरे पर महसूस करते हुए वेद ने उसकी नेक पर अपने होठों को रख दिया और उसके बदन की खुशबू जो अब उसे अपने दिमाग पर से काबू खोने पर मजबूर कर रही थी, वो उसे अपनी रूह में बसाने लगा और साथ साथ उसकी खूबसूरत नेक को पूरी शिद्दत से अपने होठों से चूमने में लगा था, जिससे अब अनिका की बेचैनी और परवान चढ़ने लगी, जिससे उसने सिहरते हुए वेद की शर्ट को उसके कॉलर से अपनी मुट्ठी में भींच कस लिया। इस समय अनिका वेद के जिस्म के तले अपने आप को बिल्कुल खो चुकी थी। दोनों के शरीर की गर्माहट अब हद से ज्यादा बढ़ती ही जा रहा थी, जिसका अंदाजा उनके चेहरे की तपन और उसकी लाल रंगत से लगाया जा सकता था। वेद की हर छून अब अनिका को आहें भरने पर मजबूर करने लगी और उसकी तेज सांसें वेद को उसकी ओर आकर्षित करने लगी, जिस वजह से वो और भी ज्यादा जुनूनियत से भरने लगा, जिसके चलते उसके हाथ अनिका की नाइट ड्रेस की शर्ट के बटनों को खोलने लगे और कब वेद ने उसे पूरा तरह से खोल दिया, जिसका अनिका को जरा भी एहसास तक नहीं हुआ। जिसके बाद जब उसने उसकी पतली खुली कमर को अपने हाथों से सहलाया, तब कहीं जाकर अनिका को पता चला, जिससे शर्माते हुए वो और भी ज्यादा सुर्ख पड़ने लगी। यहाँ अब उस हल्की रोशनी में वेद को अनिका की चेस्ट और उसकी अट्रैक्टिव क्लीवेज अपनी ओर लुभाने लगी।
फिर वेद ने अपनी शर्ट को भी एक झटके में उतरा और अपनी आंखें मूंदे लेटी अनिका के होंठों चुपके से कैद कर लिया, जिसे अनिका ने महसूस करते ही अपने हाथों से उसके बालों को सहलाने शुरू कर दिया। ऐसे ही उसका एक हाथ वेद की नेक को सहलाते हुए चलने लगा, जिसने वेद के शरीर में हो रही हलचल को भी काफी हद तक बढ़ा दिया, जिससे वो दीवानों की तरह अनिका के होंठों को चखने में लगा था। धीरे धीरे उसकी ये किस और भी ज्यादा डीप और वाइल्ड होने लगी। फिर उसकी चिन, उसकी नेक, उसकी चेस्ट और लगभग उसके शरीर के हर हिस्से को अपने होंठों से चूमते हुए वेद वहां अपनी छाप छोड़ने लगा। इधर उसकी हर छुअन से मदहोश हो चुकी अनिका अब वेद की खुशबू से महकने लगी, और जुनून में डूब चुके वेद ने अनिका के हाथों को पकड़ते हुए बेड पर दबा दिया और उसकी गिरफ्त में रहकर जहां अनिका का हिलना तक नामुमकिन था, उसमें अनिका को जरा भी घुटन महसूस नहीं होती, जिसके साथ ही अब वेद ने अनिका का पूरा काबू खुद के हाथों में कैद कर लिया। और फिर बस अनिका ने अपना काबू वेद को देते हुए खुद को भी वेद को सौंप दिया, और दोनों ने इस बारिश और प्यार से भीगी रात को एक दूसरे के आगोश में यूं ही बिता दिया, जहां आज अनिका के लिए कोई दर्द नहीं था तो बस एक सुकून, जिसके चलते वो वेद की बाहों में लिपटकर नींद की दुनिया में कैद हो गई थी। और उसे समेटे लेटा वेद जो थक के चूर हो चुका था, उसने भी अनिका को अच्छे से अपनी बाहों में कैद किया। फिर उसके माथे को चूमते हुए वो भी नींद आगोश में जाने लगा। सूरज के चढ़ते ही आसमान कल रात की तेज बारिश के बाद बिल्कुल साफ और मौसम एकदम सुहावना हो गया था, और सूरज की तेज किरणों ने उस शीशे के दरवाजे के पार होते ही जैसे ही वेद के चेहरे को चूमा, उसकी आंखें झट से खुल गई। अपनी नींद टूटते ही वेद ने अपनी बाहों से लिपटी हुई अनिका के सर को मुस्कुराते हुए चूमा, और धीरे से उठकर उसे ठीक से वो सफ़ेद चादर उल्टे हुए वो सीधे बाथरूम में चला गया। थोड़ी देर बाद बेचैन अनिका की आंखें अपने आप खुद ही खुल गई, और उसने जब अपनी नज़रें आसपास घुमाई तो उसे वेद कहीं नजर नहीं आया, जिसके चलते उसने अपने को उस चादर में खुद को समेटते हुए उठकर बैठ गई, और कल की रुमानी रात के हर पल को याद करने लगी, जो उसके शर्म से भरे गुलाबी चेहरे पर छाई मुस्कुराहट से साफ पता चल रहा था। वो अपने ख्यालों में कैद ही थी कि तभी वेद बाथरूम से अपनी वेयर बॉडी के साथ बाहर निकला, जहां उसने अपनी कमर पर बस वाइट टॉवल को लपेट रखा था, जिसे ऐसे देखते ही अनिका की सांसों ही गले में अटक सी गई, क्योंकि उसे कल रात में वेद के पैशनेट होने का हर लम्हा जो याद आ गया था। और उसे ऐसे सकपकाता देख वेद अपनी गीले बालों को दूसरी टॉवल से सुखाते हुए मुस्कुराते हुए अनिका के पास पहुंचा और नीचे झुकते हुए उसके होंठों को चूमते हुए गुड मॉर्निंग कहने लगा, जिसके बदले में अनिका ने उसे गुड मॉर्निंग कहा, जिसे सुनते ही वो मुस्कुराते क्लोजेट रूम की तरफ बढ़ गया। उसके जाते ही अनिका भी उस चादर के साथ ही उठकर बाथरूम तक पहुंची और उसे दरवाजे के बाहर छोड़ खुद अंदर चली गई। कुछ देर बाद दोनों फ्रेश और रेडी होकर नीचे आ गए, जहां डाइनिंग टेबल पर शालिनी पहले से ही मौजूद थी। उनके पीछे चिराग भी आ गया, और आते ही वेद अनिका को गुड मॉर्निंग विश करने लगा, जिसका जवाब में अनिका और वेद दोनों ने ही उसे विश किया। और वेद जाकर चेयर पर बैठ गया, और अनिका चिराग के साथ वो भी शालिनी को गुड मॉर्निंग मोम बोल विश करने लगा, जिसके बदले में शालिनी ने उसे फीकी सी मुस्कुराहट के साथ गुड मॉर्निंग बेटा, पर असल में तो बस चिराग से ही बोल रही थी। फिर अनिका किचन में बढ़ गई और सबके लिए ब्रेकफास्ट लाने में जानकी और बाकी मैड्स की हेल्प करने लगी। तो वेद ने उसका हाथ पकड़ते हुए उसे अपने पास बैठने को कहा। बैठ जाओ, वो सब कर लेंगे। उसकी बात सुनते ही अनिका उसके पास वाली चेयर पर बैठ गई और वेद को देख मुस्कुराने लगी। उन दोनों के बीच का प्यार और एक दूसरे की फिक्र शालिनी को अपनी आंखों में गिरे तिनके की तरह चुभ रही थी, जो उसकी आंखें घुमाने की नजाकत से पता चल रहा थी कि उसे कितनी मिर्ची लगती थी जब भी वो उन दोनों को ऐसे प्यार में डूबा देखती थी। इतने में ब्रेकफास्ट कर रहे चिराग से वेद कहने लगा, तुम आज भी मेरे साथ होटल चल रहो ओके? जिसे सुनते ही चिराग ने एक ठंडी सांस भरते हुए बस अपनी गर्दन हिलाई, क्योंकि ना तो उसके पास मना करने की कोई वजह थी और ना ही हाँ कहने का मन। पर फिर भी जब वो अपनी डेली पार्टीज और फ्रेंड्स से मिलना अवॉइड कर ही रहा था, तो उसने सोचा घर में खाली बैठे रहने से अच्छा था कि वेद का मन रखने के लिए और अपने प्यारे भाई के साथ समय बिता लिया जाए। यही सोचते हुए वो नाश्ता खत्म होते ही उठा और रेडी होने चला गया। फिर जब शालिनी वहां से उठ गई तो वेद ने किचन की तरफ बढ़ती हुई अनिका को अपनी बाहों में घेर लिया, जिससे अनिका एकदम चौंक गई। ये क्या कर रहा हो वेद, कोई देख लेगा? पर इस बात का वेद पर तो जैसे कोई असर ही नहीं हुआ, और उसने अनिका को कस के थाम लिया और कहने लगा, हाँ तो क्या किसी को पता नहीं कि तुम मेरी वाइफ नहीं हो? और बस उसके जवाब ने अनिका को इधर उधर देख शर्माने पर मजबूर कर दिया। पर वेद ऐसे अच्छा नहीं लगता है ना, इसलिए जाने दो ना। जानकी किसी काम से किचन से बाहर आई और उन दोनों को ऐसे देख मुस्कुराने हुए उल्टे पांव ही अंदर चली गई। यह वेद ने अनिका की बात का जवाब देते हुए कहा, पर मुझे तो अच्छा लग रहा है ना अपनी खूबसूरत वाइफ को ऐसे अपने पास रखकर।
ऐसे कह वेद ने अनिका के बालों को कान के पीछे संवारते हुए उसके गाल पर प्यार से किस कर लिया, जिससे अनिका के होठों पर एक सुकून भरी मुस्कुराहट बिखर गई। जिसके बाद वो उससे कहने लगा, शाम को मिलते हैं। जिसके जवाब में अनिका उसे छेड़ते हुए कहा, तुम आज तो जल्दी तो आ जाओगे ना। ये कहते अनिका की आंखों में एक अलग ही शरारत नजर आ रही थी, जिसे पूरा करते हुए वेद ने कहा, तुम कहो तो मैं आज जाता ही नहीं हूँ। जिस पर अनिका शर्माते हुए मुस्कुराने लगी कि तभी उसने चिराग को नीचे आते देखा तो उसने वेद को तुरंत अपने से थोड़ा दूर कर दिया, जिससे वेद की भौहें तन गई और वो उससे कहने लगी, वाय शाम को मिलते हैं। ये सुनते ही वेद उसे अपनी छोटी आंखों से घूरने लगा, जिसके बदले में अनिका मुस्कुरा दी और चिराग के आते ही वेद उसे वाय और वो दोनों एक साथ होटल के लिए निकल गए। फिर यह शालिनी भी गैरी के साथ बाहर निकल गई। सबके जाने के बाद यहाँ अनिका पूरी तरह अकेली हो गई। आज वो अपने रूम में उस आईने के सामने खड़ी होकर अपने बाल संवारते हुए अपने और वेद के बीच के कल रात के प्यार भरे लम्हे के एहसास में खोने लगी और इसी एहसास में दोपहर भी ढलने लगी। अनिका अपने बेड पर बैठकर फोन में कुछ वीडियोज देख ही रही थी कि तभी उसके फोन पर विनोद का कॉल आने लगा, जिसे उसने रिसीव किया। हेलो विनोद जी। उसके ऐसे बोलने पर विनोद ने, जिसकी आवाज कुछ बिखरी सी लग रही थी, उसने अनिका को बताया, हेलो मैम, वो सर की कार का एक्सीडेंट हो गया है। जिसे सुनते ही अनिका के तो होश ही उड़ गए। उसके हाथ पैर एकदम ठंडे पड़ने लगे और उसने फुर्ती के साथ अपने तेज कदम रूम से बाहर ले लिए। 54 नाराजगी। आगे बेसुध हो चुकी अनिका घर की सीढ़ियों पर भागते हुए जा रहा थी। उसका चेहरा पूरी तरह से आंसुओं से भिगा हुआ था कि तभी उसका पैर फिसला और वो नीचे गिर गई और उसकी चीख निकल गई, वेद। और बस ये बोलते हुए वो बिस्तर से उठ बैठी। उसका हाथ हवा में था, उसका चेहरा एकदम पीला पड़ चुका था, जिस पर अभी भी आंसुओं की छाप थी और पूरा शरीर वो तो पूरी तरह से पसीने से भीग चुका था। अपनी डरी सहमी नजरों को जब अनिका ने अपने आसपास घुमाया तो वहां कोई नहीं था। रूम एकदम शांत और खाली था। फिर उसे याद आया कि वो थोड़ी देर पहले रूम आकर लेट गई थी और उसकी आंख कब लग गई उसे होश ही ना रहा, यानी ये तो बस एक बुरा सपना था। पर अभी भी अनिका को जब विश्वास नहीं हुआ तो उसने अपना फोन उठाया और उसमें विनोद की कॉल देखने लगी, जो उसे सपने में आई थी। पर ऐसा कोई भी फोन कॉल उसे नहीं आया था, जिसकी तसल्ली करते हुए भी अनिका इतना डर गई थी कि वो कांपते हुए रोने लगी। ... हे भगवान जी प्लीज, मैं कभी नहीं चाहती कि ये सपना कभी भी पूरा हो प्लीज। ये सब बोलते हुए अनिका अपने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगी। फिर उसने अपने आंसू पोंछा और वेद को कॉल लगाने लगी। इधर वेद को कुछ फाइल पर साइन कर रहा था। अनिका का यूं अचानक कॉल देख थोड़ा शॉक था, क्योंकि अनिका कभी और वो भी जब वो बस घर के लिए निकलने ही वाला था, उससे पहले कभी फोन नहीं करती थी। यही सोच उसने तुरंत उसका कॉल रिसीव किया। हेलो अनिका। वेद की आवाज़ सुनते ही अनिका को तसल्ली मिली और उसने अपने दिल को सहलाया। पर वेद को अपनी बात के जवाब में अनिका की फिक्र भरी आवाज़ सुनाई दी। हेलो वेद, क्या कर रहे हो तुम? उसके ऐसे सवाल पर वेद एकदम हैरान था। क्या तुमने ये पूछने के लिए फ़ोन किया है? वेद का ये पूछना अनिका को थोड़ा ढीला सा कर गया, क्योंकि वो वेद को नहीं बताना चाहती थी कि उसने कोई बुरा सपना देखा था, वरना वेद बेकार में उसका मजाक बनाता। इसलिए अनिका ना चाहते हुए भी ये सब पूछने पर मजबूर थी। वो तो बस ये बात जानना चाहती थी कि वो ठीक था या नहीं, और ये जानने के बाद कि वेद बिल्कुल ठीक था, उसके पास वेद से करने को कोई सवाल ही नहीं था, इसलिए वो बस वेद से कुछ भी पूछने के लिए मजबूर थी। नहीं, मैं तो बस ये पूछ रही थी कि तुम घर कब तक आ रहे हो? ये सुनते ही वेद को जैसे शौक ही लग था और वो कुछ और यानी कुछ गलत ही समझ बैठा। ओफो मेरी शेरनी, थोड़ा तो सब्र रखो। वैसे मुझे नहीं पता था कि तुम्हें मेरे लिए इतने सारे डिजायर्स है। मैं तुम्हारे अरमानों की कद्र करता हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा काम भी तो करने दो। मैंने बोला था कि मैं शाम को जल्दी आ जाऊंगा। ये कहते हुए वेद की बातों में एक शरारती लहजा नजर आ रहा था, जिसे सुनते ही अनिका शर्म से एकदम पानी पानी हो गई थी, क्योंकि उसने वेद को किस बात के लिए कॉल किया था और वो क्या ही समझ बैठा था। एक तो उस अजीब से सपने ने उसका दिमाग खराब कर दिया था, और अब वेद की बातों ने उसके दिमाग को हिला ही दिया था, जिससे अनिका का पारा चढ़ गया। तुम्हें शर्म नहीं आती है? और क्या तुम लड़कों के दिमाग में एक बात ही घूमती रहती थी? फोन रखो तुम। ये बोलते हुए उसने गुस्से से कॉल कट कर दिया। और इधर वेद, वो तो अनिका ये नाराजगी भरे रवैये से वो दंग ही रह गया था। इसे क्या हुआ है आज? यही बड़बड़ाते हुए वेद काफी शौक था, क्योंकि अनिका का यूं बिना बात के कॉल करना और खुद ही गुस्सा करना उसे इतना अजीब लगा कि वो एकदम कंफ्यूज हो चुका था, जिसके चलते गहरी सांसें भरने लगा। इधर परेशान अनिका, जिसका मूड पूरी तरह से बिगड़ा हुए था, और ऐसे ही वो नीचे चली आई।
जहां उसे शालिनी दिखाई दी जो सामने लिविंग रूम के काउच पर बैठी थी, जिसने अनिका को अपनी तिरछी नजरों से देखने लगी। और अनिका आकर सीधे किचन से तरफ जाने लगी कि तभी उससे बाहर आती जानकी देख वो उससे कहने लगी, जानकी जी क्या आप मेरे लिए एक कप कॉफी बना देगी प्लीज, मेरा सर बहुत दुख रहा है। जिसके जवाब में जानकी मुस्कुराते हुए ओके मैम बोल जैसे ही मुड़ी कि तभी एक पैनी आवाज ने अनिका के कानों को छुआ। मुझसे नहीं पूछोगी कि मुझे भी कॉफी पीनी है या नहीं? हम शालिनी के ऐसे कहने पर अनिका उसे अपनी खाली आंखों से देखने लगी, क्योंकि इतने दिनों जो शालिनी अनिका की तरफ देख तक भी नहीं रही थी, वो आज सामने से खुद उससे बात कर रही थी, वो भी मुस्कुराते हुए। पर फिर भी इस बात को अपने दिमाग से निकालते हुए वो उसकी पहल से थोड़ा खुश थी, तो उसने उसकी तरफ अपना सर हिलाकर इशारा किया और जानकी से कहा, 2 बनाकर लाइएगा। अनिका ऑर्डर सुनते ही जानकी ने अपना सर हिलाया और पहले शालिनी फिर अनिका को अपनी परेशानी भरी नजरों से देख वहां से चली गई, क्योंकि इतने सालों में वो शालिनी की आदत और एक बात अच्छे से समझ चुकी थी कि शालिनी बिना किसी लालच या मतलब के किसी से भी हंसकर बात नहीं करती थी। शालिनी ने अपनी झूठी मुस्कुराहट से अनिका की तरफ देख और कहा, आओ बैठो। अब शालिनी उससे बड़ी थी और कैसी भी हो रिश्ते में उसकी सास थी, इसी वजह से उसकी बात को न टालते हुए वो थोड़ी हिचकिचाहट के साथ उसके सामने जाकर बैठ गई। उस दिन के बाद जब से शालिनी ने उससे कहा था कि वो उससे काफ़ी जलन महसूस करती है, आज अनिका उसके सामने ऐसे आंखें मिला रही थी। उसकी सहमति आंखों को देख शालिनी के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट तैर जाती है, क्योंकि जैसा कि जानकी को शक था, कुछ उसके दिमाग में कुछ तो रहा चल था, जिसे पूरा करने लिए शालिनी ने बात करना शुरू किया। तो क्या तुम मुझसे नाराज हो? उसका ऐसा पूछना हुआ कि सामने से अनिका का वही जवाब आया जो शालिनी पहले से ही जानती थी या कहे कि सुनना चाहती थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, आप ही मुझसे बात नहीं करना चाहती थी तो मुझे लगा कि आप मुझसे नाराज है। जिसे सुनते ही शालिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे बेटा, मेरा ऐसा ही, मैं एक दिन लड़ती हूँ और दूसरे दिन सब भूल जाती हूँ, तो तुम भी भूल जाओ। हम ये सब बोलते हुए उसकी आंखें इतनी इंटेंस लग रही थी कि पहले से ही सहमी हुई बैठी अनिका ने तुरंत अपना सर हिला दिया और हिचकिचाते हुए उसे देख मुस्कुराने लगी, जिसे देख शालिनी भी उसे मुस्कुराते हुए देख फिर एकटक घूरते हुए उसे पढ़ने लगी। इधर चिराग वेद के ऑफिस रूम के सामने बनी ग्रिल को थामे खड़ा कुछ सोच ही रहा था कि तभी उसका फोन रिंग हुआ। उस पर किसी मेघा नाम की लड़की का कॉल शो हो रहा था, जो और कोई नहीं चिराग की स्कूल और कॉलेज फ्रेंड थी। लंदन में भी वो दोनों एक साथ एक ही कॉलेज में थे। उसका यूं अचानक कॉल करने पर चिराग ने उसका कॉल झट से उठा लिया। है मेघा, कैसी है? सामने मेघा ने थोड़ी नाराजगी जाहिर करते जवाब दिया, हाँ आज मैंने कॉल किया तो तब पूछ रहा है कि मैं कैसी हूँ, वरना जब से तू इंडिया आया है तब से एक भी बार कॉल नहीं मिलाया। उसकी बात सुनते ही चिराग थोड़ा मुस्कुरा दिया और कहने लगा, ऐसा कुछ नहीं है यार, बस ऐसे ही थोड़ा बिजी था और कुछ नहीं, वैसे मैं लंदन आने के बारे में सोच रहा था। जिसके जवाब में मेघा ने हंसते हुए कहने लगी, तू सोचता रह बस, पर मैं तो तुझसे मिलने आई गई इंडिया, तेरे प्यार में पागल होकर जाने मन। उसके बाद से चिराग थोड़ा ढीला सा पड़ने लगा और वो एकदम शॉक हो गया। क्या? और उसका शॉकिंग रिएक्शन सुनकर मेघा एकदम जोर से हंस पड़ी और कहने लगी, बेवकूफ़, बताया था ना मैंने तुझे, मेरी एंगेजमेंट है मेरी 2 महीने बाद। हाँ वो कल है, तुझे आना है मुंबई, ओके? जिसके जवाब में चिराग कहने लगा, यार मेघा, अच्छा ठीक है मैं आ जाऊंगा। पक्का ना? मेघा ने जब ऐसे कहा तो चिराग ने जवाब दिया, हाँ पक्का, तू मुझे एड्रेस सेंड कर देना, मैं आ जाऊंगा। जिस पर मेघा से उछलते हुए कहा, ऐसे कैसे, मैं एयरपोर्ट पर कार भेजूंगी तेरे लिए, ओके? चिराग ने भी ओके वाह कहते हुए कॉल कट कर दिया और एक ठंडी सांस लेने लगा, फिर अपने आप को झटकते हुए वापस ऑफिस रूम की तरफ मुड़ गया। इधर अनिका उस कॉफी कप को अपने होंठों से लगाए पीने में लगी थी, हालांकि उसके मुंह को देख समझ आ रहा था कि उसे वो जरा भी अच्छी नहीं लग रही थी। इससे अच्छा होता कि एक कप कड़क चाय बनवा लेती, पता नहीं इसका टेस्ट इतना अजीब क्यों है। यहाँ अनिका की नाक उसके टेस्ट से सिकुड़ी हुई थी, तो वहीं उधर शालिनी उससे कहने लगी, ये कॉफ़ी बीन्स मैंने थाईलैंड से मंगवाई है, पता है ये सबसे महंगी और सबसे बेस्ट है। ये सब कहते हुए शालिनी का मुंह देख लग रहा था कि वो जैसे किसी अमृत को मुंह से लगाए बैठी हो। पर अनिका उसका मन कर रहा था कि उस कॉफ़ी के पूरे डिब्बे को उठाकर घर से बाहर फेंक दे। इन्हें स्वाद का जरा भी ज्ञान नहीं है क्या? तभी तो इनकी जुबान से जरा भी अच्छी बातें नहीं निकलती, ऐसी अजीब और कड़वी चीजों को पीने बाद कोई कैसे मीठे बातें बोल सकता है। यही सोचते हुए अनिका का मुंह अब ऐसा बन गया था मानो वो शालिनी पर तरस खा रही हो, ऐसा ही बेचारा सा मुंह बनाते हुए वो उस कॉफी कप को घूरने लगी।
तभी शालिनी बोल पड़ी, और क्या सोचा है तुम दोनों ने अब आगे के बारे में? ऐसे बोलते हुए शालिनी धीरे धीरे अपने पन्ने खोलने लगी कि आखिर उसका अनिका से सामने से बात कर अपना मकसद भी तो पूरा करना ही था ना। यह उसका सवाल अनिका के सर के ऊपर से निकल गया। जी मैं कुछ समझी नहीं। ये बोलते हुए वो अपनी सवालिया नजरों से देखने लगी। अनिका के ऐसे कहने पर शालिनी ने उससे साफ साफ कहा, अरे मैं तुम्हारी और वेद की फैमिली प्लानिंग के बारे में पूछ रही हूँ। क्या सोच रहो तुम दोनों कब तक बने रहे हो मुझे दादी हम। शालिनी ये सब कहते काफी नॉर्मल नजर आ रही थी, जैसे कि वो वेद और अनिका के लिए कितनी फिक्रमंद हो और दादी बनाने के लिए बेताब हो। इधर उसकी बातों ने शर्म से लाल हो चुकी अनिका को अपनी नजरों को फेरने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि उसके लिए इस टॉपिक पर अपने से किसी बड़े से बात करना थोड़ा हिचकिचाहट से भरा था। और घबराई हुई अनिका को देख शालिनी अपनी अजीब निगाहों से नीचे से ऊपर तक देखा और आगे कहा, इसमें इतना शर्माने वाली बात क्या है? मुझे भी जल्दी से जल्दी दादी बनाना है। वैसे भी तुम दोनों की शादी को तो अब काफी वक्त हो गया। हम शालिनी की बातें सुनते ही अनिका की तो उससे नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं हो रही थी और इसलिए अपना सर झुकाए उसकी बातें सुनते हुए बेमन उसको कॉफी पीने लगी। इधर शालिनी ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, और वेद को तो बच्चे बहुत पसंद है। अब देखो ना निकिता, उसकी एक्स गर्लफ्रेंड जिससे वो शादी करने वाला था वो भी तो प्रेग्नेंट थी ना। और बस ये बोलते ही शालिनी ने अपना मकसद पूरा करते हुए अपनी किताब का आखिरी पन्ना पढ़ दिया। यहाँ ये सब सुनते ही अनिका के पैरों नीचे से तो जमीन ही गायब ही हो गई। उसके दिमाग ने कुछ सेकंड के लिए काम करना बंद ही कर दिया था और वो एकदम सुन्न पड़ गई थी। उसे ऐसे शौक देख शालिनी अपने होंठों पर एक तिरछी शातिराना मुस्कुराहट लिए कॉफी कप अपने होंठों से लगाए कॉफी का घूंट लेते हुए अनिका को देखने लगी। फिर अनिका जो किसी बर्फ के टुकड़े की तरह जम चुकी थी वो उसे अपनी खाली मगर हैरानी से भरी आंखों से देखने लगी। जहां वो उससे सवाल तो काफी सारे पूछना चाहती थी, पर इतनी बड़ी बात पर शालिनी से ऐसे बात करना उसे ठीक नहीं लगा। तो उसने अपने सवालों के तूफान को अपने अंदर ही कैद कर लिया। इस समय उसे इस बात से कितना गुस्सा आ रहा था, इस बात का अंदाजा उसकी उस कॉफी कप की पकड़ से लगाया जा सकता था। कि तभी शालिनी ने बहाना बनाते हुए अनिका से कहा, मेरा एक कॉल आ रहा है, मैं अभी आती हूँ। और बस ये बोलते हुए वो एक बार फिर से वहां से आग लगाकर अपने रूम की तरफ बढ़ गई। यहाँ गुस्से में जलती हुई अनिका अपने मन में खुद से सवाल करने लगी, क्यों वेद, क्यों तुम्हारे बारे हर रोज एक नया राज सुनने के लिए क्यों मिलता है मुझे? कहीं मैंने तुम पर हद से ज्यादा भरोसा तो नहीं कर लिया है ना? यही सब सोचते हुए अनिका एक ठंडी सांस भरते हुए वहां से उठकर किचन की तरफ बढ़ गई। यहाँ वेद एक बिजनेस फोन कॉल पर था जिसके खत्म होने का इंतजार चिराग ना जाने कितनी ही देर से कर रहा था। फिर आखिरकार उसने कॉल कट की और वो आकर अपनी चेयर पर बैठा ही था कि तभी चिराग एकदम से बोला उठा, भाई मुझे कल मुंबई जाना है, मेरी फ्रेंड मेघा की एंगेजमेंट में, तो मैं जाऊँ? जिसे सुनते ही वेद ने अपनी हैरानी भरी नजरें उसकी ओर दौड़ाए और वेद कहने लगा, तुम्हारी फ्रेंड की एंगेजमेंट है तो मुझसे परमिशन क्यों मांग रहे हो? जिसके जवाब में चिराग ने कहा, मैं परमिशन नहीं मांग रहा हूँ भाई, बस आपको इन्फॉर्मिंग कर रहा हूँ ताकि आप परेशान ना हो। चिराग ये सब बड़े ही प्यार से कह रहा था, पर वेद वो तो बस उसे तंग करने के मूड में था। मैं तुम्हारे लिए परेशान नहीं होता, तुम कोई परेशानी क्रिएट ना करना दो, इसलिए परेशान रहता हूँ। ये कहते हुए वेद चेहरे पर कोई भी भाव नहीं थे, जिसे देख चिराग ने अपनी आंखों को छोटा करते हुए उसे कहा, अच्छा फिर तो आगे से मुझे आपको कुछ भी बताने की कोई जरूरत नहीं है। जिसका जवाब देते हुए वेद ने कहा, तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि तुम चाहे आसमान में कुछ करो या पाताल में, मुझे सब पता रहता है। उसका यूं अपनी पैनी आंखों से चिराग को देखते हुए ये कहना उसे कुछ अजीब लगा। भाई यानी अपने मेरे पीछे जासूस लगा रखे है? इसका जवाब देने के लिए वेद की बस एक सरकास्टिक सी स्माइल ही काफी थी, जिसे देखते ही चिराग की आंखें फैल गई। ये गलत बात है भाई। और वो ये कहते हुए वेद को अपनी टिमटिमाते हुई आंखों से घूरने लगा तो वेद ने कहा, क्या सही है और क्या गलत इसका फैसला मैं करूंगा। अब घर चलना है या नहीं, या फिर यहीं से सीधे मुंबई जाना है? ये बोलते हुए वेद उठकर खड़ा हो गया और अपने की कोट सिलवटे को ठीक कर उसका बटन लगाने लगा। जैसे देख चिराग को पास वेद से बहस करने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि वो अच्छे से जान गया था कि वेद उससे ऐसे ही बातें बना रहा था और कुछ नहीं। फिर वो दोनों बाहर की ओर जाने लगे। इधर गुस्से से तमतमाती हुई अनिका किचन में आई और उस कॉफी को सिंक में फेंकते हुए उसने उस कप को जोर से किचन काउंटर पर पटका, जिसे देखते हुए वहां मौजूद बाकी सारी मैड्स के साथ जानकी भी हैरान रह गई, क्योंकि हमेशा खिलखिलाहट से भरी रहने वाली अनिका को आज वो लोग इतने गुस्से में जो पहली बार देख रहे थे।
ऐसी की गुस्से में तनी हुई भौहें के साथ अनिका ने जानकी से कहा, जानकी जी, आपके सर जब आ जाए तो बाकी सब के साथ उन्हें भी डिनर करा देना। जिसके जवाब में जानकी ने पूछा, पर रोज तो आप सर को डिनर सर्व करती है ना मैम। इस बात पर अनिका ने अपनी गुस्से से भरी नज़रों को जानकी की तरफ करते हुए कहा, मैंने बताया था ना मेरे सर में दर्द है तो बस मैं सोने जा रही हूँ। ये बोलते हुए वो सीधे किचन से बाहर निकल जाती है। 55 रूठ न मानना। आगे वेद और चिराग जैसे ही घर वापस लौटे तो चिराग सीधे अपनी रूम में चला गया, क्योंकि उसे कल के लिए पैकिंग जो करनी थी। पर वेद उसके सुस्त कदम किचन की ओर बढ़ गए। जहां जाते ही उसे डाइनिंग टेबल के पास जानकी मिल गई तो उसने उससे पीने के लिए पानी मंगवाया। मुझे थोड़ा पानी चाहिए, जिसे सुनते ही जानकी अपना सर हिला किचन के अंदर चली गई। पानी तो बस एक बहाना था। वेद का गला नहीं सूखा था, बल्कि नजरें अनिका को देखने के लिए तरस रही थी, जो उसे लगा शायद इस समय किचन में होगी। पर उसकी टिटोलती नजरों ने उसे जब वहां नहीं पाया तो वो पानी का घूंट भरते हुए जो उसके लिए जानकी लेकर आई थी, सीधे ऊपर अपने रूम के लिए निकल गया। यहाँ आज फिर से रूम की सारी लाइट ऑफ थी और आज तो बालकनी के दरवाजे पर पर्दे भी लगे थे, मतलब बिल्कुल अंधेरा। और फिर क्या था उस अंधेरे से वेद ने अंदाजा लगाया ही लिया था, अनिका सच में उससे नाराज हो गई थी। वेद को उसकी नाराजगी की वजह कुछ देर पहले उसके और अनिका के बीच हुई उस फोन कॉल पर हुई बातें लग रही थी, जिस वजह से उसने इस बात को ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया। फिर वेद ने जब सारी लाइट्स ऑन की तो उसने देखा कि अनिका लेटी हुई थी, और अब तो उसका अंदाजा पूरी तरह से सही था कि अनिका लेटी नहीं थी, मुंह फुलाकर लेटी थी। जिसे देखते हुए वेद ने अपने कदम जैसे ही उसकी ओर किए कि तभी अचानक से वो थोड़ा शॉक हो गया, क्योंकि अनिका झट से उठ जो बैठी थी, जिसे देख इससे पहले कि वेद मुस्कुराते उससे कुछ कह पाता कि तभी अनिका उसे देखे बिना और कुछ बोले बिना ही रूम से बाहर की ओर निकल गई। और उसे ऐसे जाता देख वेद एकदम हैरान सा रह गया। ये तो सच में मुझसे नाराज है, लेकिन क्यों? मैंने ऐसा भी क्या बोल दिया था? खुद के सवालों में उलझे वेद ने अपना कोट उतारा और सीधे क्लोजेट रूम की तरफ चला गया। इधर नीचे शालिनी डाइनिंग टेबल पर आई तो उसने वहां टेबल को सजाने में लगी अनिका के गुस्से से भरे एकदम शांत चेहरे को देख भाप लिया कि वो आज कितने गुस्से में थी, क्योंकि उसने भी अनिका को हमेशा हंसते या मुस्कुराते हुए जो देखा था, पर आज उसके चेहरे पर कई सवाल और उदासी साफ दिखाई दे रहे थे, जिसकी वजह कहीं न कहीं शालिनी ही थी। पर नादान अनिका की नाराजगी उससे नहीं बल्कि वेद से थी। शालिनी आकर किसी शरीफ इंसान की तरह बैठ गई। फिर पीछे से वेद भी नीचे आने लगा और उसके पीछे चिराग उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसके साथ सीढ़ियों से नीचे उतारते लगा। हर बार चिराग को खुद से दूर धकेल देने वाले वेद ने आज ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि आज उसका ध्यान तो बस अनिका की नाराजगी में डूबा हुआ था। वेद डाइनिंग टेबल पर कदम बढ़ने लगा कि तभी चिराग ने आगे बढ़कर शालिनी को पीछे गले लगते हुए गुड इवनिंग मोम कहा, तो वो भी उसे देख मुस्कुराते गुड इवनिंग बेटा कहने लगी। जिसके बाद वो जाकर अपनी जगह बैठते हुए अनिका को भी गुड इवनिंग स्वीट हार्ट ये बोलते हुए विश करने लगा, जिसके बदले में वो भी उसे देख मुस्कुराते हुए गुड इवनिंग कहने लगी। फिर जब वेद वहां खड़ी अनिका के करीब पहुंचा तो अनिका तुरंत उसे पूरा नजरअंदाज करते हुए अंदर किचन की तरफ बढ़ गई, जिसे देख वेद एकदम शॉक हो गया और फिर अपनी तनी हुई भौहें के साथ वो वहां बैठ गया। फिर जब उसका ध्यान शालिनी की तरफ पहुंचा तो उसने बड़े ही फीके मन से उससे गुड इवनिंग मोम कहने लगा, जिसे सुनते ही और वेद का लगता चेहरा देख उसे बड़ी तसल्ली सी होने लगी। तो इसी बात से खुश होते हुए उसने पूरे प्यार से मुस्कुराकर उसका जवाब दिया, वेरी गुड इवनिंग माय बच्चा। उसके ऐसा कहने भर से वेद उसे अपनी छोटी आंखों से देखने लगी। अब वेद को शौक लगाना लाजिमी भी था। शालिनी उससे तभी इतने प्यार बातें किया करती थी जब उसे उससे कुछ चाहिए होता था, या फिर तब जब उसे कोई खास बात करनी हो। पर शालिनी आगे कुछ नहीं कहा, जिससे वेद को एक बात का अंदाजा हो गया था, उसे कुछ चाहिए तो था नहीं, पर फिर भी वो अपनी आंखों से शालिनी को पढ़ने में लगा ही हुए था कि तभी वहां अनिका गई और अपने हाथ में लगे बाउल को टेबल पर रखते हुए वेद के पास वाली चेयर पर जहां वो रोज बैठा करती थी वहीं बैठ गई। फिर जानकी और बाकी मैड सबको खाना सर्व करने लगी। इतनी देर में वेद की नज़रों ने अनिका की तरफ से जरा भी अपनी दिशा नहीं बदली थी, वो बस उसे एकटक निहारे जा रहा था। पर इधर अनिका ने एक भी बार उसकी ओर अपनी आंखें क्या गर्दन तक नहीं घुमाई थी, जिसे देख वेद की बेचैनी बस बढ़े जा रहा थी, जिसके चलते उसने खाना खाते हुए टेबल के नीचे ही अनिका का हाथ पकड़ लिया, जिससे अनिका एकदम शॉक हो गई। पर वो अच्छे से जानती थी कि अगर वो एक बार भी वेद की तरफ देख लेंगी तो उसे वेद की आंखों में गिरने और उसके लिए पिघलने से कोई नहीं रोक सकता था, और अगर ऐसा हुआ तो वो कभी भी सच्चाई का पता नहीं लगा पाएगी कि क्या निकिता सच में वेद के बच्चे की मां बनने वाली थी या नहीं।
इसलिए उसने आज अपने मन को पक्का कर लिया और वेद के इतने प्यार से उसका हाथ थामते हुए सहलाने पर भी उसे एक बार भी अपनी नज़रों को घुमाकर नहीं देखा। ये सब वो कितनी बेचैनी और दिल पर पत्थर रखकर कर रही थी कि ये तो बस वही जान सकती थी जो उसकी थोड़ी नम पलकें बताने लिए काफ़ी थी। और इधर उसकी इस बेरुखी से वेद का दिल धीरे धीरे टुकड़ों में बढ़ता जा रहा था। उसकी आंखों को बस अनिका एक नज़र का इंतजार था, जो उसे पूरा खाना खत्म होने के बाद भी नहीं मिली। कुछ देर बाद चिराग जैसे ही अपनी चेयर पर से उठकर इधर आने लगा कि तभी अनिका को अपना हाथ वेद से छुड़ाने का मौका मिला गया और वो तुरंत उससे आज़ाद होकर उठकर किचन के अंदर चली गई, जिससे वेद की भौहें तन गई। फिर सबके जाने के बाद आखिरकार वेद से रहा नहीं गया और किचन के अंदर आ गया और वहां बेवजह खड़ी अनिका की कलाई थामते हुए उससे कहने लगा, चलो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, और उसे अपने साथ ले जाने लगा। इस समय वेद के चेहरे पर कोई खास भाव नहीं दिख रहे थे, ना ही कोई गुस्सा था तो बस एक सवाल जो वो अनिका से पूछना चाहता था। मगर वो क्या जानता था कि आज शायद एक सवाल अनिका के पास भी था जो उसकी नाराजगी की खास वजह भी था। वेद उसे ऐसे ही पकड़ते हुए सीधा रूम में ले आया। जहां आते ही अनिका ने अपना हाथ वेद से एक झटके में छुड़ाया और जाकर बेड पर बैठ गई। उसे ऐसे देख वेद ने डोर लॉक किया और सीधे अनिका के पास जाकर बैठ गया। आखिर बात क्या है, तुम मुझसे इतना नाराज क्यों हो? वेद के सवाल पर अनिका ने एक सांस तक भरी, उल्टा वो बस जमीन को एकटक घूरने लगी, जिसे देख वेद जो अब पूरी तरह से परेशान चुका था उसने अपना माथा मसलते हुए कहा, अनिका मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। जिस पर अनिका का एक झुंझलाहट भरा जवाब आया, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। ये बोलते अनिका ने गुस्से भरी नजरों से वेद को देखा और सीधा पीछे बेड पर अपना मुंह फेरते हुए लेट गई। जिसे देख वेद को अब गुस्सा आने लगा, पर फिर भी उसने अपने आप को शांत किया। मुझे गुस्से से नहीं बल्कि प्यार से बात करनी चाहिए, वरना ये जिद्दी लड़की मुझे कभी नहीं बताने वाली कि आखिर बात क्या है। यही सोचते हुए वेद एक तरकीब लगाए और उसने थोड़ा मुड़कर अपने पीछे लेटी अनिका को गुदगुदी करना शुरू किया, जिससे अनिका एकदम चौंक उठी और वेद को देख कहने लगी, आह वेद ये क्या कर रहे हो तुम? ये बोलते हुए अनिका वेद के हाथों को जोर से उसके पेट को गुदगुदा रहे थे उन्हें हंसते हुए रोकने लगी, पर वेद जिसे अनिका को परेशान करने में मजा आ रहा था वो भी हंसते हुए उसकी बात का जवाब देने लगा, मैं तुम्हें गुदगुदी करूं और तब तक करूंगा जब तक तुम मुझे ये नहीं बता देती कि तुम मुझसे नाराज क्यों हो, समझी? ये कहते हुए वेद अनिका को और जोरों से गुदगुदाना लगा, जिससे अनिका बुरी तरह हंसते हुए बेचैन होने लगी और उसकी हंसी की आवाज़ उस खाली पड़े कमरे में दौड़ने लगी। छोड़ो वेद, छोड़ो। ये कहते हुए अनिका ने वेद से काफ़ी फरियाद की कि वेद उसे छोड़ दे, क्योंकि हंसते हुए उसकी हालत जो खराब जो होने लगी। बिल्कुल नहीं, अब तुम पहले मुझे बताओ कि बात क्या है, तभी तुम जा सकती हो। ये बोलते हुए वेद भी हंसते हुए अनिका को पूरी तरह से गुदगुदी करने में लगा था, जिससे बचने के लिए अनिका वेद के चंगुल से भागने लगी। तो वेद ने उसकी कमर को पकड़ उसे बेड पर एक बार फिर से नीचे गिरा लिया और खुद उसके ऊपर आते हुए उसके हाथों को अपने हाथों में कैद कर उन्हें बेड पर दबा लिया। इस समय हौंफती हुई अनिका का पूरा चेहरा हंसने एकदम लाल पड़ चुका था। वेद छोड़ो, और ये बोलते हुए वो जल्दी जल्दी सांसें भरने में लगी थी। इधर थक तो वेद भी गया था, इसलिए वो भी हौंफते हुए अनिका से कहने लगा, मैंने कहा ना, अब तो मैं तुम्हें तभी छोड़ूंगा जब मेरी प्यारी बीवी मुझे ये बताएगी कि वो मुझसे नाराज क्यों है। हाँ, ऐसे कहते हुए वेद के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट भी थी, जो अनिका को हंसते देख और उसे गुदगुदी करने से उसके चेहरे पर छा गई थी। और वेद की गिरफ्त में लेटी अनिका उसने तो जानकर गुस्से से अपना मुंह दोबारा फूला लिया था। वेद छोड़ो मुझे। उसकी ऐसी रूठी सूरत देख और नाराजगी जाहिर करती बातें सुनकर वेद को अब तो उस पर प्यार आने लगा था, जिससे उसने नीचे झुकते हुए अनिका को छेड़ने के इरादे से उसके गाल को चूमा लिया। तो अनिका ने अपना मुंह फेर लिया। वेद छोड़ो। उसके ऐसा कहने पर वेद को भी उसे और सताने का मौका मिल गया, तो उसने एक बार फिर से नीचे झुकते हुए उसके दूसरे गाल को भी चूम लिया। वेद रहने दो, मान जाओ। अनिका ये प्यारी सी धमकी का असर वेद पर जरा भी दिखाई नहीं दिया। पहले तुम ये बताओ नाराज क्यों हो, उस बात के लिए जो फोन पर हुई थी? वेद ने कहा तो अनिका आप नजरें घुमा ली, जिससे वेद ने मुस्कुराते हुए नेक पर अपने होंठ रख दिए और उसे किस करना लगा, जिससे अनिका बेचैन होने लगी। पर वेद का इरादा तो बस उसे परेशान करने का था, जो वो पूरा कर रहा था। मान जाओ वेद पर ने उसकी एक ना सुनी और उसकी नेक को बड़े प्यार से आहिस्ता आहिस्ता चूमने लगा, जिसने वेद की गिरफ्त में लेटी अनिका की दिल धड़कनें बढ़ी दी। और इससे पहले कि वो वेद के हाथों हार जाती, उसने इस बार थोड़ा चिल्लाते हुए कहा, मैंने कहा ना वेद छोड़ो मुझे।
जिससे वेद पूरी तरह से हैरान रह रहा, क्योंकि सुबह तक तो अनिका बिल्कुल ठीक थी, पर उसे समझ आ गया था कि अनिका की नाराजगी की वजह वो फ़ोन कॉल नहीं था बल्कि बात कुछ और ही थी। तो वेद ने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा, आखिर तुम्हें आज हुआ क्या है? ये सब कहते हुए वेद को अभी तक अनिका के गुस्से को बिल्कुल ढीले तरीके से ले रहा था। उसकी ऐसी नाराजगी पर अब थोड़ा परेशान होने लगा। ऐसा क्या कह दिया मैंने? और वेद उससे पहले कि अपनी बात पूरी कर पाता कि तभी उसके सवाल का जवाब देने के लिए अनिका ने उसे टोकते हुए कहा, यही तो वेद, तुम कुछ नहीं कहते मुझसे, सब छुपाते हैं मुझसे, रोज तुम्हारे बारे में कुछ नया सुनने के लिए मिलता है मुझे। ये सब अनिका वेद की आंखों में आंखें डालते हुए कह रही थी, जिससे वेद को उसकी आंखों में एक दर्द दिखाई दे रहा था। मैंने क्या छुपाया है तुमसे? उस दिन जो था वो मैंने तुम्हें बता तो दिया था। ये सब बोलते हुए वेद अभी भी अनिका के ऊपर ही था और उसके चेहरे के इतने करीब था कि वो उसकी सांसों को भी अपने चेहरे पर महसूस कर पा रहा था। वेद की बातें सुनते ही गुस्साए अनिका ने झट से निकिता का नाम लिया और उसका नाम अचानक अनिका के मुंह से सुन वेद की भौहें तन गई। और अनिका ने अपनी बात आगे बढ़ाई, निकिता के बारे में बताया तुमने मुझे? ये बताया कि वो प्रेग्नेंट थी जब तुम दोनों की शादी होने वाली थी। और बस ये बोलते ही अनिका ने अपनी नाराजगी की वजह आखिर वेद को बता ही दी, जिसे सुनते ही वेद के चेहरे के अभी भी कोई भी भाव नहीं बदले थे। उल्टा उसने अपनी भौहों को थोड़ा और सिकुड़ते हुए पूछा, और तुम्हें ये सब किसने बताया? वेद ये पूछते हुए उसे शक भरी नजरों से अनिका को देख रहा था, जैसे कि उसे पहले से ही पता हो कि ये गलतफहमी अनिका के दिमाग में किसने बिठाई थी, और वो बस उसे पूरी तरह से साफ करना चाहता था। वो अपनी सवालिया नजरों से अनिका के आंखें पढ़ने में लगा ही था कि तभी अनिका बोल पड़ी, तुम्हारी मोम ने बताया कि तुम दोनों की शादी से पहले निकिता प्रेग्नेंट थी। और बस ये सुनते ही वेद ने अपना गुस्सा पीने ले लिए अपनी आंखें बंद की और फिर एक ठंडी सांस भरते हुए उसने कहा, उन्होंने तुम्हें ये नहीं बताया कि वो बच्चा किसका था? हम वेद ये सब जितने सीधे तरीके से ये पूछ रहा था, अनिका उसकी बातों सुनकर उतना ही उलझन में फंस गई। नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया। पर क्या मतलब है तुम्हारा? जिस पर वेद ने अपनी आंखों को छोटा करते हुए अनिका से कहा, वो जिसने तुम्हें आधा सच बताया है उससे पूरा जान लेना। वेद की इस बात पर अनिका का गुस्सा कहीं और ही उड़ गया और अपनी टिमटिमाती आंखों से वेद को देखने लगी। तो इधर उसके भ्रम को तोड़ते हुए वेद ने कहा, तो ठीक है, इस बार तुमने ये गलतफहमी खुद पाली है ना, तो पहले सच्चाई जान लेना फिर मुझसे बात करना लेना। ये सुनते ही अनिका की आंखें फैलने लगी और हैरान परेशान अनिका ने वेद से सवाल किया, तो फिर सच क्या है? जिसके जवाब में वेद एकदम सपाट कहा, मैं नहीं बताने वाला, क्योंकि तुम्हें मुझसे ज्यादा मेरी मोम पर जो ज्यादा भरोसा है। कहते हुए वेद की आंखों में एक अलग सी नाराजगी नजर आ रही थी और वो ऐसी नजरों से ही अनिका को देख उसके ऊपर से उठकर बैग की दूसरी साइड पर जाकर लेट गया। डॉट 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 वेद, क्या वो बच्चा तुम्हारा नहीं था? वेद जवाब दो। वेद की बातों से पूरी तरह से उलझन में पड़ चुकी अनिका वेद को देख सवाल पूछती रह गई, पर इधर वेद उससे अपनी पीठ फेरते हुए लेट गया। उसने अनिका के एक भी सवाल का जवाब क्या एक सांस तक नहीं भरी। जो उसकी खामोशी में छुपी नाराजगी थी, जिसके चलते अनिका शालिनी और वेद की बातों के घेरे में बिल्कुल फंस चुकी थी। 56 रात के 2:30 बजे आगे रात अपने चरम पर जाने लगी थी। उसके साथ ही यहाँ बिस्तर पर लेटी अनिका की बेचैनी भी अपनी चरम पर थी, जिसकी आंखों ने आज रात नींद से अपना नाता सा तोड़ लिया था। जो उससे पीट करके सो चुके वेद को पीछे से निहारते हुए देख परेशान होने लगी, तो वो कभी सीधे लेटकर ऊपर सीलिंग को घूरते हुए अपने आप को कोसने लगी। डॉट 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 क्यों तूने बेकार में वेद को नाराज कर दिया? पहले तुझे ये बात उससे सही पूछ लेनी चाहिए थी ना। वो तुझसे कभी झूठ नहीं बोलता, तो फिर क्या वेद की मोम ने झूठ बोला? इसी सब में उलझी अनिका उठी और उसने कहीं जाने फैसला किया, जिसके चलते वो चुपचाप उठी, जिससे गहरी नींद में सो रहे वेद को उसने ना तो खुद की उठने की और ना ही रूम से बाहर जाने की आहट तक होने दी। और चोरों की तरह अनिका ने अपने कदम धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे बढ़ाए और लिविंग रूम से होते अपनी मंजिल तक पहुंच गई। वहां पहुंचते ही वो उस कमरे के दरवाजे को खटखटाने लगी। काफी देर तक अनिका ने उस दरवाजे को खुलवाने की कोशिश की, जिसे खुलवाते हुए उसके चेहरे पर एक घबराहट बनी हुई थी। फिर जब बहुत देर हो गई तो अनिका को थोड़ा गुस्सा आने लगा, तो फिर वो उस दरवाजे को जोर जोर से खटखटाते हुए खुलवाने लगी, जिसके बाद अचानक वो दरवाजा खुल गया और अनिका का हाथ जो उस दरवाजे को खटखटाने के लिए उठा था वो शालिनी के मुंह पर लगने बचा, जिसे देख शालिनी की एकदम शॉक हो गई और अनिका की आंखें फैल गई। फिर उसने जल्दी से अपने हाथ को पीछे खींच लिया। तो हैरान शालिनी ने उससे पूछा, अनिका, इतनी रात में तुम यहाँ क्या हुआ? सब ठीक है ना?
इतनी रात में अनिका को ऐसे अपने रूम का दरवाजा बजाते हुए शालिनी सच में थोड़ा डरा गई थी, जो उसके चेहरे पर छाई परेशानी की लकीरें साफ बता रही थी। पर इधर अनिका के चेहरे पर ना तो डर था और ना ही परेशानी, उसे तो बस एक बेचैनी थी जिसे देने वाली भी शालिनी ही थी और अब मिटाने वाली भी शालिनी थी। तो आखिरकार वहां शांत खड़ी अनिका ने सवाल किया, हाँ सब ठीक है और नहीं भी है, मुझे आपसे कुछ पूछना था। आपने मुझे बताया था ना कि निकिता प्रेग्नेंट थी, तो क्या वो बच्चा वेद का था या नहीं, बस ये जानना था मुझे। अनिका का ये सीधा सवाल सुनते ही शालिनी, जिसकी आंखें गुस्से से फैल चुकी थी, उसने पीछे पलटकर अपने कमरे में लगी दीवार घड़ी को घूरा जिसमें रात के 2:20 बजे थे। फिर क्या था, शालिनी पारा चढ़ने लगा, पर उसे ये बात भी अच्छे से पता थी कि उसे ये सवाल पूछने पर मजबूर करने वाली वही तो थी। इसलिए उसने अपना गुस्सा पीते हुए अपना गला साफ किया और उससे लगभग अपने दांत पिसते हुए बोली, रात के 2 बजे तुम मुझसे ये पूछने आई हो? जिसके जवाब में अनिका ने बड़ी ही मासूमियत से कहा, ओह 2 बज गए, मुझे नींद नहीं आ रही थी तो, और मैंने घड़ी पर ध्यान ही नहीं दिया। सॉरी, लेकिन आप मुझे ये बता दीजिए कि वो बच्चा वेद का था या नहीं। उसकी बातें सुनते ही शालिनी उसे घूर कर देखने लगी, जिसे कि मानो वो इस सवाल जवाब देना ही नहीं चाहती थी। पर फिर अनिका ने उसकी शांति को तोड़ते हुए अपनी भौहों को उचकाया, तब कहीं जाकर शालिनी को लगा कि अब तो अनिका अपने सवाल का जवाब लेकर ही जाएगी। ... नहीं, वो बच्चा वेद का नहीं था, वो उसके एक्स बॉयफ्रेंड का बच्चा था, जिसके बारे में वेद को उसने तब बताया जब वो उसे शादी के लिए प्रपोज कर चुका था। शालिनी की जुबानी अनिका ये सच सुनकर बिल्कुल टूट गई, क्योंकि वो बेवजह वेद पर अपनी नाराजगी जताई रही थी, जबकि इस सच से और इस बात का वेद या अनिका के रिश्ते से कोई लेना देना था ही नहीं। इधर शालिनी फिर से अपने तेवर दिखाते हुए अनिका से कहा, जान लिया, पूरा सच हो गई तसल्ली। जिसके जवाब भी अनिका ने भी गुस्से में उससे कहा, जब आप पहले से ही सब जानती थी तो आपने मुझे पहले सब क्यों नहीं बता दिया था। जहां अनिका की नाराजगी को भांपते हुए शालिनी इथलाने लगी, अरे बेटा, मैं तो सब बता देती, वो क्या है ना, मेरा फोन कॉल आ गया था ना, तो बस। पर अनिका जो उसे घूरते हुए देख रही थी, उसने उसके बहाने का कोई जवाब नहीं दिया और वो सीधे ऊपर अपने रूम तरफ जाने लगी। और उधर शालिनी अपने दांत पिसते हुए अपने आप में बड़बड़ाने लगी, बेवकूफ लड़की, ये भी कोई टाइम था ये सब पूछने का, मेरी नींद खराब कर दी। ये कहते हुए शालिनी अपने पैर पटकते हुए रूम का दरवाजा जोर से बंद कर लिया। इधर अनिका रूम में वापस आई और आते ही वो वेद को देखते हुए बेड पर बैठ गई। उस समय उसके चेहरे को देखकर साफ पता चल था कि उसे अब कितना अफसोस हो रहा था वेद पर शक करने का और उससे बेवजह नाराज होने का, पर साथ साथ ही खुशी भी उसके चेहरे पर छाई थी कि वेद उससे कितना प्यार करता है, जो उसके ना बोलने पर कितना परेशान हो रहा था और वो सच में उससे कुछ नहीं छुपा रहा था। इसी सब के चलते उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कुराहट छा गई और वो उसके पीछे लेटते हुए वेद से लिपट गई। अनिका ने अपने एक हाथ को वेद की कमर पर लपेट लिया और दूसरे से उसके बालों को सहलाते हुए उसके कान में, जहां उसके होंठ अभी उसके कान के बहुत करीब थे, उससे कहने लगी, वेद, आई एम सॉरी वेद। ये बोलते हुए उसकी गर्म सांसें वेद के कान को छूने लगी। ... सॉरी वेद, सॉरी। ये कहते हुए उसने वेद के कान के पीछे नेक पर चूम लिया, जिससे उसकी प्यार भरी धीमे सी आहट ने वेद को अपनी आंखें खोलने पर मजबूर कर दिया। जैसे खुलते ही वेद तुरंत अनिका की तरफ पलट गया। उसके जागने से अनिका एकदम चौंक गई और उसे अपनी मासूम नजरों से देखने लगी, और उसे ऐसा ढिलासा देख वेद उससे कहने लगा, अब ये क्या रही हो, तुम तो मुझसे नाराज थी ना, तो अब ये सॉरी किस चीज की? जिसके जवाब अनिका ने थोड़ा शर्मिंदा होते हुए कहा, क्योंकि मुझे पता चल गया कि वो तुम्हारा बच्चा नहीं था, वो उसके एक्स बॉयफ्रेंड का था, इसलिए आई एम सॉरी वेद। ये सुनते ही वेद की आंखें छोटी हो गई और वो ऐसे ही उसे देखते हुए कहने लगा, और ये अब तुम्हें किसने बताया? सपने में आकर भगवान ने बताया। उसकी बात के जवाब में अनिका ने बड़ी ही मासूमियत से सीधे कहा, सपना तभी आता ना जब मैं सोती, मैंने सीधा नीचे जाकर तुम्हारी मोम से पूछा, अभी। ये सुनते ही वेद थोड़ा सा कपका सा गया और अपने नजरों को घुमाकर सामने लगी दीवार घड़ी को देखा, जिसमें अब रात के 2:30 बजे बज चुके थे। ... क्या कहा अभी? जिस पर अनिका ने अपने चेहरे की मासूमियत बरकरार रखते हुए धीरे से अपनी गर्दन हिलाते हुए हम कहा। तो वेद ने हैरानी से बड़ी हो चुकी आंखों से उसे देख उससे आगे पूछा, क्या सच में रात के 2:30 बजे तुम मोम से ये पूछने गई थी? वेद के सवाल करने पर अनिका ने बेचारा सा मुंह बनाते हुए जवाब दिया, तुम मुझसे नाराज हो गए और ऊपर से मेरे सवाल का जवाब भी नहीं दिया। नींद उड़ाकर रख दी थी तुमने मेरी, इसलिए जाकर पूछ लिया। अनिका की बात खत्म होते ही वेद जोर से हंस दिया।
तुमने इतनी रात को मोम की नींद खराब की बस ये जाने ले लिए। ... सच जानने के लिए, अनिका ने वेद को सही करते हुए कहा तो वेद जो हंसने में लगा था वो अनिका को देखने लगा जो उसे बस एक टक ही निहारने में लगी थी। फिर अनिका ने वेद के चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए और उसे किस करते हुए कहने लगी, सॉरी वेद। ये बोलते हुए वो वेद को गाल को अपने हाथ से सहला रही थी जिससे वेद ने उसकी कलाई को पकड़ा और उसकी हथेली को चूम लिया। ... मैं वैसे भी अपनी जान से ज्यादा देर तक ये नाराज नहीं हो सकता था। वेद ये कहते हुए मुस्कुराती हुई अनिका के होंठों को चूमते हुए आगे कहने लगा, आई लव यू मेरी शेरनी। ये बोल वेद के हाथों ने अनिका की कमर को कस के थाम लिया था जिसके बदले में अनिका भी उसके गालों को सहलाते हुए उससे कहने लगी, आई लव यू टू वेद। उसके ये कहते ही वेद ने नीचे झुकते हुए उसके होंठों को छू लिया और उसे किस करने लगा जिसमें अनिका भी उसकी नेक और उसके बालों को सहलाते हुए उसका साथ देने लगी। और थोड़ी में देर में वेद उसे किस करते हुए पूरी तरह से अनिका के ऊपर आ गया और उसे पैशन के साथ डीपली किस कर लगा, क्योंकि रात के 2:30 बजे उसके अरमानों को अनिका के जिस्म की खुशबू और उसके प्यार भरे एहसास ने हवा सी दे दी, जिसके चलते उसने एक ही झटके में अपनी टी शर्ट निकाल दी और नीचे झुकते हुए अनिका से कहने लगा, नाराजगी दूर हुई है पर माफ़ी अभी भी नहीं मिली है, और ऐसे इतनी आसानी से वेद बंसल किसको माफ़ नहीं करता। ये कहते हुए वेद अनिका के इतने करीब था कि उन दोनों की नाक आपस में टकरा रही थी, और इधर वेद की बातों से अनिका पूरी तरह से लाल पड़ने लगी कि तभी अपनी नज़रें झुका चुकी अनिका के होंठों को वेद फिर एक बार अपने होंठों में दबा लिया और किस करने लगा। फिर वो धीरे धीरे अनिका की कमर पर अपने हाथ चलाते हुए उसे और भी ज़्यादा डीपली किस करने लगा, जिससे उसकी मजबूत बाजुओं को अपनी छोटी हथेलियों से पकड़ने की कोशिश में लगी अनिका अब अपना पूरा कंट्रोल खोने लगी, जो अब उसकी उखड़ती तेज सांसों से पता चलने लगा, जिसे महसूस कर वेद ने उसके होंठों को खुद से आज़ाद किया और अपना रुख उसकी गर्दन की ओर मोड़ दिया। वहाँ भी वो उसे सेंसुअल किस करने लगा, जिससे अनिका की भारी होती सांसें उसे और भी ज़्यादा अट्रैक्ट करने लगी, जिससे वेद ने उसकी नाइट के ड्रेस के बटनों को लूज करना शुरू किया और उसे उतार फेंका। उस हल्की रोशनी में अनिका के चमकते हुए कंधे चूमते हुए वेद फिर एक बार उसकी नेक को किस करने लिए आगे बढ़ गया और उसके गर्दन के हर हिस्से को पूरी शिद्दत से चूमने लगा, और अनिका को अपने आगोश में लेते हुए उसके शरीर की तपन और उसकी बदन की खुशबू में खुद को डुबा दिया। फिर थोड़ी ही देर में अनिका की सिसकियां उस कमरे में गूंजने लगी। सुबह होते ही चिराग अपना एक छोटा सा लगेज बैग लेकर नीचे आया तो उसने देख कि शालिनी अपना सर मलते हुए लिविंग रूम में आ रही थी। उसके चेहरे को देख लग रहा था जैसे कि वो पूरी रात नहीं सोई थी, पर चिराग ने उसकी ऐसी हालत पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि शालिनी का मूड बिगड़ा हुआ हो ऐसा तो रोज ही होता था, ये उसके लिए भी कोई नई बात नहीं थी। ... गुड मॉर्निंग मोम। ये बोलते हुए चिराग शालिनी के सामने जाकर खड़ा हो गया तो शालिनी ने उससे कहा, गुड मॉर्निंग, तो क्या तुम अभी सुबह सुबह ही जाओगे? जिसके जवाब में चिराग ने कहा, हाँ रात को आपको बताया था ना मेरी सुबह 8 बजे की फ्लाइट है तो मुझे 1 घंटे पहले ही जाना है, तो बस निकल रहा हूँ। ये सुनते ही शालिनी ने अजीब तरीके से अपनी गर्दन हिलाकर जानकी को आवाज लगाई, जानकी, और वो एक ही आवाज पर बाहर आ गई, जिसे देख शालिनी ने उसे ऑर्डर दिया, चिराग के लिए कुछ ब्रेकफास्ट बना दो और मेरी कॉफ़ी लेकर आओ। जिस पर चिराग ने जानकी से कहा, नहीं जानकी जी रहने दीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जिसे सुनते ही शालिनी ने उसे अपनी नज़रों से इशारा किया तो चिराग ने उससे कहा, मुझे लेट हो रहा है मोम, मैं एयरपोर्ट पर कुछ ले लूँगा। जिसे सुनते ही शालिनी अपनी नज़रें घुमा ली। फिर चिराग उससे आगे कहा, लगता भाई अभी तक जागे नहीं है। वो ये कह रहा था कि तभी पसीने से तरबतर वेद जो अपने डेली रूटीन के मुताबिक जॉगिंग करके लौटा था, बाहर से आते ही चिराग से कहने लगा, मेरे बारे में गलतफहमी मत पालो, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। ये कहते हुए वेद अंदर आने लगा और उसे देख चिराग उसकी तरफ बढ़ गया तो शालिनी जो उसकी आवाज़ सुनते ही झुंझलाहट के साथ चिल्लाते हुए उठ खड़ी हुई, जानकी मेरी कॉफ़ी मेरे रूम में भिजवा देना। ये बोल शालिनी अपने दांत पिसते हुए वेद को घूर अपने रूम की ओर बढ़ गई, जिसे ऐसे देख हैरान चिराग वेद से बोला, इन्हें अचानक क्या हुआ? जिसका जवाब देते हुए वेद ने बिना किसी भाव के कहा, उन्हें जो भी होता है अचानक ही होता है। जिसके जवाब में चिराग ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ओके भाई तो फिर मैं चलता हूँ, मुझे लेट हो रहा, 2 घंटे की फ्लाइट है, पर फिर भी मुंबई का ट्रैफिक तो आप जानते ही हैं ना। ये बोल वो वेद की हालत देख मुंह बनाते हुए आगे कहने लगा, आज आपके गले नहीं लगने वाला भाई, तो मैं चलता हूँ, वाई। और उसके कंधे को थपथपाते हुए वहाँ से चला गया।
फिर वेद भी उसकी बात पर मुस्कुराते हुए अपनी गर्दन हिलाने लगा जाने और फिर किचन की तरफ अपने जूस के लिए बढ़ गया। थोड़ी देर बाद शालिनी अपने रूम में बैठकर अपनी कॉफ़ी पी ही रही थी कि तभी उसका फ़ोन रिंग हुआ। उस पर किसी कविता का कॉल आ रहा था। कविता अरोरा और कोई नहीं, शगुन की माँ, और कविता और वेद की माँ सारिका की दोस्त थी। उसके फ़ोन करने से शालिनी एकदम शॉक हो गई, क्योंकि शगुन के साथ तो शालिनी काफ़ी अच्छी थी, पर कविता शालिनी को ज़्यादा भी पसंद नहीं करती थी। इस वजह से ही शगुन और कविता के बीच काफ़ी बार बहस हुई थी, पर शालिनी ने ना जाने शगुन के ऊपर अपनी बातों का ऐसा क्या जादू चलाया कि वो अपनी फैमिली के ही खिलाफ हो गई। कविता का फ़ोन उठा। शालिनी ने हेलो कहा तो सामने से कविता, जो लंदन में अपने लिविंग में बहुत ही इंटेंस लुक साथ बैठी थी, उसने उन्हीं तल्ख तेवर में शालिनी को जवाब दिया, मैंने तुमसे कहा था दूर रहना मेरी बेटी से, पर मैंने उतने दिनों से शांत थी क्योंकि वेद एक बहुत ही काबिल और एक अच्छा लड़का था, इसलिए मैं बहुत खुश थी। पर अब जब उनसे अपनी पसंद से शादी कर ही ली है, तो अब तुम शगुन को बहकाने बंद करो। उसकी बातें सुनते ही शालिनी की तो जैसे आवाज़ ही बंद हो गई थी, पर फिर भी उसने कविता से पूछा, तुम कहना क्या चाहती हो? उसके ऐसा पूछते ही कविता अपने दांत पिसते हुए बोली, 3 दिन पहले शगुन लंदन आने वाली थी, पर अब ना शगुन आई है और ना ही उसका कोई फ़ोन। शगुन कहाँ है शालिनी? कविता की बात सुनते ही शालिनी अपने बेड से उठ बैठी और कहने लगी, तुम्हारी बेटी कहाँ है ये मुझे कैसे पता होगा? ... चिल्लाओ मत शालिनी, बेटी मेरी गायब है और मुझे तुम पर ज़रा भी भरोसा नहीं है, और मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ इसकी वजह भी तुम्हें अच्छे से पता है। कविता की इस बात ने शालिनी का गला ही सुखा दिया। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कविता ने कहा, इससे पहले कि शगुन के पापा को कुछ भी पता चले या मैं खुद इंडिया आ जाऊं, जो शायद तुम्हारे लिए ठीक नहीं रहेगा, उससे पहले मेरी बेटी को ढूंढो। इससे पहले कि शालिनी कविता से कुछ और बोल पाती, कविता ने उसका फ़ोन ही काट दिया। और यहाँ शालिनी, जिसके माथे पर कविता की बातों से पसीने आने लगे थे, वो घबराकर वहीं बेड पर बेसुध बैठकर कुछ सोचते लगी।